पीडीएफ में जाने से पहले मैं इस दोनों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एंटीबॉडीज बेजान देख लीजिए गौर से। एंटीबॉडीज एक मॉलिक्यूल है, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है एक्चुअली और अमीनो एसिड से बना है। साइटोकिन्स भी एक प्रोटीन है और अमीनो एसिड से बना है। इम्यूनोग्लोबिन्स भी प्रोटीन्स है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। उसके अलावा बहुत से प्लाज्मा प्रोटीन्स है, बहुत से स्ट्रक्चराइज प्रोटीन है, केराटिन है, उसके अलावा कोलेजन वगैरह तमाम प्रोटीन्स है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी के ड्राई वेट अबाउट 30% प्रोटीन्स ने घेरा हुआ है वाटर के अलावा। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन हर जगह पर मौजूद है। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स है। हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा में घूमते रहते हैं ब्लड में, अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यही एंटीबॉडीज है। यानी कि इसी एंटीबॉडीज ने 20% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बनाया हुआ है। हर सेकंड में प्लाज्मा सेल से अबाउट 2000 ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स सिक्रेट होते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाती है। दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। ओके जी, सो एंटीबॉडीज, ओके, यानी कि किसी पैथोजन के एंटीजन के खिलाफ काम करने वाले बॉडीज, और ये मॉलिक्यूल्स है दैट आर एक्चुअली प्रोटीन्स, और इसका कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। ओके जी, और दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। ये दोनों चेन्स जो है, इस दोनों चेन्स को कहा जाता है क्या जी भाई? लॉन्ग चेन्स। ओके, या इसको कहते हैं द हायर चेन्स, या आप जो भी नाम दे सकते हैं, या लॉन्गर चेन्स एक्सेट्रा। और इन दोनों को कहा जाता है लाइट चेन्स, ओके जी, या अनहेवी चेन्स, या शॉर्ट चेन्स। सो ये दो चेन्स है, दो चेन्स शॉर्ट है, दो चेन्स बड़े हैं। अब इस एक छोटे चेन में कितने मॉलिक्यूल्स है जी? 200 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स है, और इसमें 200 है। सो इसमें इस बड़े वाले में 400 है, जबकि इस बड़े वाले में 400 200 600 और 400 200 600। इट मींस के 1200 एंटीबॉडीज अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में। दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। 1200 अमीनो एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो कि एक सेकंड में 2000 सीक्रेट होते हैं हमारे प्लाज्मा सेल से। आई रियली अमेज्ड के दैट इज रियली ह्यूज अमाउंट। ओके जी, सो एंटीबॉडीज एक्चुअली हमारे ब्लड में घूमते रहते हैं, और एंटीबॉडीज बस यही है, दो लॉन्ग चेन है, दो शॉर्ट चेन है। इसको हेवी चेन कहा जा सकता है, इसको लाइट चेन भी कहा जा सकता है। इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट, और इसमें ये वाला पार्ट वेरिएबल है। ओके जी, वेरिएबल रीजन्स, और ये इसके अलावा तमाम पार्ट है दैट आर शॉर्ट एंड कांस्टेंट रीजन्स एंड कांस्टेंट वेरिएबल में हम फर्क कर सकते हैं। ये बदल नहीं सकता, अलबत्ता ये चेंज, ये रीजन जो कि वेरिएबल है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं एंटीजन के मुताबिक, एंटीजन के पर्सपेक्टिव। तो एंटीजन अगर ट्रायंगुलर है, थोड़ा सा बड़ा है, ये अपने आप को थोड़ा बड़ा कर सकता है, थोड़ा छोटा, लेकिन अमीनो एसिड की सीक्वेंस में फर्क नहीं आ सकता। हाँ, आ सकता है, लेकिन किसमें जी? तरतीब में फर्क नहीं आ सकता, साइज या स्टाइल में फर्क आ सकता है। ठीक है जी, दैट इज वेरी वेरी सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में फर्क आ गया, देन क्या होगा जी? देन होगा खराबी एंड डिस्ट्रक्शन होगी। ओके जी, सो हम याद रखें कि वेरिएबल चेन्स में, वेरिएबल रीजन में कभी भी अमीनो एसिड सीक्वेंस में फर्क नहीं आती, अलबत्ता स्टाइल या शेप में फर्क आ सकती है। ओके जी, और कांस्टेंट रीजन तो कांस्टेंट ही है। ये एंटीबॉडीज हो गए, और साइटोकिन्स भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसके बहुत अक़साम है। साइटोकिन्स वो हार्मोन लाइक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत से सिग्नल इस्तेमाल होता है। सो साइटोकिन्स बहुत शॉर्ट मॉलिक्यूल्स है, और ये इसके बहुत अक़साम है। इंटरल्यूकिन्स हो गए, उसके अलावा इंटरफेरॉन्स हो गए, और उसके अलावा कैथेसिडिन्स हो गए, और जो कि नेक्रोसिस ट्यूमर फैक्टर्स हो गए, उसके अलावा तमाम प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए। ये तमाम टाइप्स ऑफ साइटोकिन्स है, एंड एक्चुअली दैट आर वेरी वेरी बेटर अंडरस्टैंडेबल के साइटोकिन्स के ये टाइप्स जो कि मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ एक्चुअलाइजेशन से सीक्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, साइटोकिन्स में इंटरल्यूकिन 1
यानी कि इंटरल्यूकिन किससे सिक्रेट होता है जी? मैक्रोफेजेस से, लिम्फोसाइट से, उसके अलावा मास्ट सेल से, नेचुरल किलर सेल से, और उसके अलावा बहुत से सेल से सिक्रेट होता है। ये एक वक्त में बहुत से सेल से सिक्रेट हो सकता है। काम क्या है जी? स्टिमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा, और स्टिमुलेशन ऑफ अदर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ओके जी। एंटीबॉडीज और साइटोकिन्स में ये फर्क है कि एंटीबॉडीज किसी फॉरेन बॉडी पैथोजन इन्वेडिंग सब्सटेंस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जबकि साइटोकिन्स के किसी सिग्नलिंग सब्सटेंस इस्तेमाल होगा या एज ए डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल होगा, जो कि फॉरेन बॉडीज इन्वेडिंग सब्सटेंसेस वगैरह को किल करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को, पैथोजन वगैरह को, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगीज हो गए, एल्गीज वगैरह हो गए। सो उसको किल करने के लिए साइटोकिन्स इस्तेमाल होता है, एंटीबॉडीज भी इस्तेमाल होती है, लेकिन साइटोकिन्स के एक मुख्तलिफ काम है, एंटीबॉडीज एक मुख्तलिफ बैक्टीरिया के लिए है, साइटोकिन्स जनरल है। ओके जी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकिन एंड इंटरल्यूकिन्स, एंड नाउ डिस्कसिंग द पीडीएफ विद वेरी डिटेल एंड विद वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका यही काम है साइटोटॉक्सिक सेल्स का। और सप्रेसर टी सेल्स का क्या काम है जी? ये सप्रेस करेगा रेगुलेटरी टी सेल्स इसे कहते हैं, और ये सप्रेस करेगा क्या जी? इसी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और इसी बी सेल्स वगैरह को, ताकि वो अपने से ज़्यादा काम ना करे। जब फॉर एग्जांपल यही सप्रेसर टी सेल्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में ख़त्म हो गया और लिम्फोसाइट्स वगैरह में लिम्फॉइड टिश्यूज़ वगैरह में ख़त्म हो गया, सो इट मीन्स के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपने से ज़्यादा काम करेगा, सो हमारे टिश्यूज़ को भी इफेक्ट करेगा और ऑटो इम्यून डिजीज़ का हो सकते हैं। और जब हमारे टिश्यूज़ इफेक्ट होंगे, इट मीन्स के अब हमारे लिए ख़तरा बन चुका है। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और उसके अलावा टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अपना नज़र रखना किसका काम है जी? सप्रेसर टी सेल्स का काम है। उसके अलावा मेमोरी टी सेल्स, जो भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने मरवाया है पैथोजन को, तो अब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना और उसके खिलाफ मेमोरी स्टोर करना किसका काम है जी? मेमोरी टी सेल्स का काम है। और टी सेल्स के स्पेसिफिसिटी टी लिम्फोसाइट्स के, ईच टी सेल्स इज डिजाइंड टू बी एक्टिवेटेड ओनली बाय वन टाइप ऑफ एंटीजन। यानी तो ये तो मैंने बिल्कुल आपको शुरू में बताया है पार्ट 1 के एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम ये है कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये काम करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी ऑफ टी सेल्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी में तमाम काम बी सेल्स का है और प्लाज्मा सेल्स का है, और इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज व्हिच आर secreted by B lymphocytes. B lymphocytes secrete the antibodies into the blood and lymph. The blood and lymph are the body fluids, humors and humors. Okay ji. So since the B lymphocyte provide immunity through humors, this type of immunity is called humoral immunity, and B lymphocytes are B cell immunity. So that means that the humoral immunity में B lymphocytes काम करेगा, और that is the main and important source. Okay जी, B lymphocyte सबसे ज़्यादा अहम पार्ट है humoral immunity का, और ये इस humoral immunity में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे और उसके खिलाफ क्या स्टोर होगी जी? मेमोरी स्टोर होगी। और इस ह्यूमरल इम्यूनिटी में इतना कुछ है ही नहीं। रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, द एंटीजन प्रेजेंटिंग इंजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड रिजेक्शन ऑफ देयर एंटीजन बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ओके जी, मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप जाकर वहाँ देख लीजिए, दैट विल बी बेटर understanding. Presentation of antigen presenting cells present the antigenic products bound with HLA, okay, which is present in class 2 MSC, major histocompatibility complex molecules, to B cells. This activity is the B cells through series of events, or that is a series of events during activation of B cells. सबसे पहले तो हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक्टिवेट होते हैं। उसके अलावा टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और टी सेल्स जब एक्टिवेट हो गया तो टी सेल्स का काम क्या है? टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का, कि वो एंटीजन को तो किल करेगा हमारे फॉरेन बॉडी को, लेकिन इसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट्स को भी स्टिमुलेट करेगा। सो बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो गए। अब उसका काम क्या है जी? रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन बाय द बी सेल्स इनिशिएट बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द बी सेल रिसेप्टर एंड द एंटीजन। दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स बी सेल्स एंड दैट्स इट। और उस वक्त मैक्रोफेजेस जो कि इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करता है, और वो फैसिलिटेट करता है एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन बी सेल्स के। और मैक्रोफेजेस का काम भी यही है कि बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करे। बी लिम्फोसाइट जाके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है पैथोजेंस वगैरह के खिलाफ, एंड दैट्स अबाउट द बी सेल्स। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स तो 2 टाइप्स के हैं।
plasma cells and memory T cells, memory cells. And the role of plasma is the plasma cell destroyed a foreign organism by producing the antibodies and that's it. मैंने प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा सेल्स के बारे में दूसरे वीडियो में बताया है। प्लाज्मा सेल्स का काम बस सिर्फ यही है कि वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। एक वक्त में, एक सेकंड में 2000, वक्त से मुराद सेकंड, एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है प्लाज्मा सेल्स। और ये इसकी बड़ी खुसूसियत है। एंटीबॉडीज़ में 1200 अमीनो एसिड्स लगभग अप्रॉक्सीमेटली होता है। सो 1200 अमीनो एसिड, 400 एक चेन में, 400 दूसरे बड़े चेन में, 200 एक छोटे चेन में, लाइट चेन में, और दूसरे 200 दूसरे बड़े लाइट चेन में। एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट। ओके जी। सो मेमोरी बी सेल्स का काम क्या है जी? मेमोरी को स्टोर करना उस पैथोजन की। और हेल्पर बी सेल्स का काम, हेल्पर टी सेल्स का काम क्या है जी? एक्टिवेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हेल्पर टी सेल्स का काम ये है। ओके, और दैट्स इट। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज क्या है जी? एंटीबॉडीज वो मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है और उसके अलावा हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं। अबाउट 20% ऑफ आवर प्लाज्मा प्रोटीन्स के तमाम 20% जो कि एंटीबॉडीज़ है, और हमारे इर्द गिर्द प्लाज्मा में घूमते रहते हैं और ब्लड में घूमते रहते हैं। सो ये एंटीबॉडीज़ एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन्स है और ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल है। सो दैट मीन्स के इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज़ वेरी वेरी एक्टिव। और 20% यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार है यार। और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज तो IgA, IG अल्फा, IG डेल्टा, IG एप्सिलॉन, IG गामा एंड IgMu। एंड सबसे ज़्यादा IgG है जो कि IG गामा है, जो कि क्या करेगा जी? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करेगा। इट मीन्स के हमारे सेल्स को किल करेंगे और हमारे जो पैथोजन आया हुआ है उसको पहचान लेंगे। पहचानना इसका काम है। IgG 75% मौजूद होता है, सबसे ज़्यादा मौजूद है। ओके, और IgM भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ 150,000 to 9 लाख इसकी मॉलिक्यूलर वेट है। और 400 अमीनो एसिड एक लाइन में, 400 अमीनो एसिड दूसरे बड़े लाइन में, हेवी चेन में। एक हेवी चेन और दूसरा हेवी चेन शुगर, जो कि अमीनो एसिड में शुगर लेवल है, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर ग्रुप है। सो उसी शुगर ग्रुप में बॉन्ड्स बने हुए होते हैं जो वीक बॉन्ड है, नॉट मोर देन दैट। और लाइट चेन्स जो कि ससेप्टेबल चेन है, फ्लेक्सिबल चेन है, ना कि कांस्टेंट है। और वेरिएबल चेन है। लाइट चेन वेरिएबल चेन्स है लाइट के ऊपर जो कि ब्लू लगे हुए हैं, दैट आर वेरिएबल चेन्स। ओके, और ये जो सुर्ख है और ये आपको नज़र आती है, ये सुर्ख रेड कलर की, दैट आर द कांस्टेंट रीजन्स जो कि बदलते नहीं। इसमें जो कि मुख्तलिफियत नहीं आती, डिफरेंशिएशन नहीं आती, यानी कि ये अपने आप का शक्ल नहीं बदलता। एंड ये जो ब्लू साइज का आप देख रहे हैं, दैट इज़ द वेरिएबल चेन, जो कि एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन के अगेंस्ट बदलता रहता है एंटीजन्स के मुताबिक। एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये एक छोटा सा चेन है और ये एंटीबॉडीज 2000 एक सेकंड में प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, इसमें हेवी चेन, इस एक हेवी चेन में 400 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। जबकि दूसरे हेवी चेन में 400 तो 800 हो गए, और एक लाइट चेन में 200 और दूसरे लाइट चेन में 200 तो 400 हो गए। एंड 800 प्लस 400 इज इक्वल टू 1200। सो अप्रॉक्सीमेटली 1200 अमीनो एसिड्स आर सीक्वेंसली अवेलेबल इन द एंटीबॉडीज। अगर एक अमीनो एसिड में भी गलती आई, दैट इज नॉट देन एंटीबॉडीज, दैट इज देन अनदर मॉलिक्यूल, अनदर प्रोटीन। सो एंटीबॉडीज में और बहुत से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड सबसे ज़रूरी है। ओके जी। सो ये है इसके बारे में। अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। IgA एक सबसे ज़रूरी रोल अदा करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। ओके जी। उसके अलावा IgD रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन में माहिर है और बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या सिक्रीट होता है। और IgE एलर्जिक रिएक्शंस में तो सबसे कम मिकदार में IgE मौजूद होता है। IgG सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और IgM यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी जो कि सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। एंड देयर इज़ नथिंग मोर अबाउट दैट। एंड आई really have concern all things that are three ways, classical pathways, lectin and alternate pathways of immunity and antibodies. ओके जी, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। एंड ये एक
जो कि डायग्राम है, लेबल है, इस पर अपने आप को समझाइए कि ये तमाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या एंटीबॉडीज़ आप कह सकते हैं, ये दो ज़रिए से एक्टिवेट हो सकते हैं, दो ज़रिए से अपना काम कर सकते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ज़रिए से और एक तो डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए से। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ज़रिए से ये 4 वेज है: एग्लूटेशन, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग डाउन ऑफ फॉरेन बॉडी। न्यूट्रलाइजेशन जो कि सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगा। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स यानी कि उसके रिसेप्टर्स पर बाइंड होंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके जो काम का हिस्सा है, जीन्स वगैरह है, उस पर बाइंड करके न्यूट्रलाइज करेंगे इस एंटीबॉडीज के द्वारा। और प्रिसिपिटेशन, एग्लूटेशन आर सिंपल प्रोसेसेस। देन ये इसके ज़रिए से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ज़रिए से 2 पाथवेज है। नंबर 1 इज अल्टरनेट पाथवेज, उसमें फैक्टर 1 पॉलीसेकेराइड्स के साथ बाइंड करेंगे और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम C3 और C5 होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन होगा। जबकि क्लासिकल पाथवे में ऑप्सोनाइजेशन, लाइसिस, कीमोटैक्सिस, एग्लूटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, मास सेल एक्टिवेशन हो गए। 4-5-6 प्रोसेस है क्योंकि सबसे ज़रूरी है, विच विल डिस्कस लेटर। एंड आपको भी चाहिए कि इन प्रोसेस के बारे में अपने आप को ज़रूर समझाए ताकि आपको नॉलेज से ज़्यादा हासिल हो, because I don't have many time for covering that. And the natural killer T cells, NK cells, are very responsible, very large granular cells that plays an important role in defense mechanism of the body. Or natural killer cells जो कि is said to be the first line of defense in the specific immunity, particularly against viruses. Natural killer cell kills the invading organisms or the cells by the body without prior sensitization. It is not a phagocytic cell, but its granules contain hydrolytic enzymes such as perforins and granzymes. These hydrolytic enzymes play an important role in the lysis of the cells of invading organism. और इसके काम क्या है जी? Destroys the viruses, destroys the viral infected or damaged cells or maybe tumors. Okay जी, so destroy the malignant cells and prevent development of cancerous tumors. That's it. साइटोकिन्स ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बारे में मैं इधर बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पेयरेबल डायग्राम। ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जी, ये तमाम प्रोटीन्स हैं नेचर में और हार्मोन्स की तरह मॉलिक्यूल्स हैं जिसके मुख्तलिफ काम है। ओके, साइटोकिन्स के मुख्तलिफ अकसाम है। नंबर 1 इज 7 अकसाम है: इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स, TNF भी इसे बोल सकते हैं, कीमोकिन्स, और उसके अलावा डिफेंसाइंस और कैथलिसिडिन्स और कैथलिसिडाइंस जिसको कह सकते हैं, और उसके अलावा प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। ओके, इंटरल्यूकिन्स टी सेल्स, बी सेल्स, यूजोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स के से सिक्रीट होता है। और इसके काम क्या है जी? एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, उसके अलावा मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स का एक्टिवेशन करना। ये बहुत से सेल्स से रिलीज होता है इंटरल्यूकिन्स जो कि साइटोकिन का एक टाइप है। और कीमोटैक्सिस करना न्यूट्रोफिल, यूजोफिल और बेसोफिल का, और टी सेल्स का यानी कि उसको खबरदार करना कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म करना, डिस्ट्रक्शन भी करता है उस वक्त, उसी साइमल्टेनियसली उसी वक्त अल्टरनेटिवली क्या करता है जी? कीमोटैक्सिस भी करता है, उसी वक्त टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। तो ये एक वक्त में बहुत से काम करते हैं, यानी एक वक्त में बहुत से सेल्स के द्वारा रिलीज भी हो सकते हैं। ओके, इंटरफेरॉन्स, WBCs, नेचुरल किलर सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट से रिलीज होते हैं। और इसका काम क्या है जी? एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, उसके अलावा प्रमोशन ऑफ फेगोसाइटोसिस, और उसके अलावा मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के जरिए इनहिबिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स। और इसका काम है जो कि आप पढ़ के बहुत अच्छा मानेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट्स वेरी वेरी डिफेंसेस और कैथलिसिडिन सबसे ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और पेनिस सेल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और इससे रिलीज होता है। और इसका क्या काम है जी? प्रमोशन ऑफ फाउंड हीलिंग, अट्रैक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट बाय द सेल्स। ओके जी, कैथलिसिडिन का क्या काम है? एक काम ये है सबसे ज़रूरी कि ये एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी में जो कि लंग्स और एयरवे में और पेरिंग्स लेरिंग्स वगैरह और उसके अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकियल्स वगैरह में ये पड़े रहते हैं। कैथलिसिडिन सिक्रीट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस जो कि पड़े रहते हैं हमारे एयरवे में। सो उसी से ज़रिए रिलीज होता है, उसी के ज़रिए से, और ये एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी करता है सबसे ज़रूरी। ओके, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। और एग्लूटिनेशन का काम भी इसी का रोल है तकरीबन।
इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है कि जो हमारे किसी इम्यून सिस्टम यानी कि किसी पैथोजन के ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू हुआ हो, दैट इज़ नोन एज द इम्यूनाइजेशन। किसी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू हुआ हो, दैट इज़ नोन एज द इम्यूनाइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, नेचुरल इम्यूनाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। द नेचुरल इम्यूनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, इट मीन्स के वो नेचुरली है, और आर्टिफिशियल इट मीन्स के वो आर्टिफिशियल है, वैक्सीन वगैरह के ज़रिए से हमें लगाया जाता है। एंड ये वैक्सीन वगैरह, टॉक्सिन वगैरह, तो टॉक्सॉइड्स। सो फिर एक्टिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन, और उसके अलावा पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन। एंड देन देयर इज़ नथिंग मोर। इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ है, कॉन्जेनिटल इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ है, जो कि जिसमें इम्यून काम छोड़ चुका हो या इम्यून काबिल अमल ना हो। सो दैट इज़ द इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़। सबसे बड़ा डिजीज़ जो कि एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि बहुत से बीमारियों का एक ही मुश्तरक अमल है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है, और इसमें DNA HIV वगैरह म्यूटेट होता है, और बहुत ज़्यादा गुनगुनाहट का काम है इसका। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस के ज़रिए से एड्स लगता है। एंड दैट्स अबाउट इट, यू कैन रीड दैट। ऑटो इम्यून डिजीज़, जबकि ऑटो इम्यून हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के अगेंस्ट टिश्यूज़ के खिलाफ काम करना शुरू करता है। दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। सम ऑटो इम्यून डिजीज़ आर इंक्लूडेड मायसीनिया ग्रेविस, इंसुलिन डिपेंडेंट ज़ियाबेटिस मेलाइटिस, IDDSM भी कहा जाता है, जो कि ज़ियाबेटिस मेलाइटिस है, जिसको इंसुलिन जिसमें काम छोड़ लेता है। एंड मायसीनिया ग्रेविस जिसमें एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे मसल्स इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो इनगल्फ करना शुरू किया जाता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ज़रिए से। उसके अलावा हाशिमोटो, थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये डिजीज़ है कि जिसमें हमारे जो कि हार्ट मसल्स है, स्मूथ मसल्स है वगैरह वगैरह, तो उसी पर हमला शुरू करना किया जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। ओके, इसके बारे में मैं तफसील से नहीं जाना चाहता, जो ज़रूरी है मैं वो बताना चाहता हूँ। एंड यू कैन रीड दिस विद आल्सो इन द एसेंशियल फिजियोलॉजी। ओके जी। सो ये कुछ एलर्जीज है, और एलर्जी को इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ दैट्स इनफ। अस्सलाम वालेकुम।